जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एडीओ दूसरे पेपर का ये 10वां मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 9 टेस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर करवाए गए हैं। आप लोग उन सारे टेस्ट को जाकर के देख लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए टेस्ट और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला प्रश्न है, राजकुमार शुक्ला किस गांव के निवासी थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुरली भरहवा के, जो चंपारण जिला में पड़ता था। और गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह हेतु इन्होंने ही आमंत्रित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन क्या है? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, ये वस्तु है। मतलब धन जो है यानी मुद्रा मनी एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी कमोडिटी है जो आर्थिक विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य सहमति से स्वीकार की जाती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सूचना का स्वतंत्र अधिनियम कब बना? इसका सही जवाब हो जाएगा 2002 ईस्वी में बना था। और आगे चलकर 2005 में 2005 में जो है यह सूचना के अधिकार अधिनियम के रूप में सामने आया, आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहां स्थित है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, हेग में। सर्वप्राचीन शैल समूह की आयु आंकी जाती है कितनी? ये यूरेनियम लेड विधि से मापी जाती है, आंकी जाती है। क्लियर है? और ये जो यूरेनियम लेड विधि है, इसके बाद आता है कार्बन 14 डेटिंग पद्धति, जिसके द्वारा पुरातत्वकालीन जीव जंतुओं के अवशेष की आयु और समय का निर्धारण किया जाता है, ये C14 विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालाबार तट किसके बीच स्थित है? सही जवाब हो जाएगा गोवा और कन्याकुमारी के बीच स्थित है। और उत्तर में गुजरात तट से दक्षिण में केरल तक फैले पश्चिम तटीय मैदान को जो विभाजित किया जाता है, उसमें गुजरात का कच्छ का क्षेत्र आता है। और जिसको एक है काठियावाड़ तट, इसको भी शामिल किया जाता है। महाराष्ट्र का कोंकण तट आ जाएगा। गोवा तट, इसके बीच जो आते हैं ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मालाबार केरल, मालाबार तट, ठीक है, जो मंगलौर से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। और इसलिए विकल्प ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, गोवा एवं कन्याकुमारी के बीच मालाबार तट स्थित है। ठीक है, और ये सब तट भी इसके बीच ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह कौन थी? उनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। इनका जन्म जो है 1861 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जो भागलपुर में हुआ था, बिहार का भागलपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनपद समूहों में से कौन सा बिहार के भूकंप का सर्वाधिक तीव्रता वाला क्षेत्र है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया का क्षेत्र, जो भूकंप जोन के 5वें क्षेत्र में आता है, भूकंप जोन 5। बिहार की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अपवाहित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गंगा नदी से। बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? यह है नवादा जिला में। कहां पर? नवादा में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सबसे कम लंबाई वाली नदी या उपनदी कौन सी है? यह हो जाएगी पुनपुन नदी, जिसकी लंबाई लगभग 200 किलोमीटर है। कितना? 200 किलोमीटर। और कोसी की नदी जो है, कोसी जो है 730 किलोमीटर है। ठीक, बूढ़ी गंडक, इसकी लंबाई 320 किलोमीटर। कमला नदी जो है 328 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो सबसे कम पूछा जा रहा है तो पुनपुन 200 किलोमीटर। अगला प्रश्न, स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विकल्प बी हो जाएगा, श्री कृष्ण सिंह ने। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है विकल्प सी, सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। और बीएन कॉलेज के बंकिम चंद्र मित्रा को इसका नेतृत्व करने की जिम्मेवारी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? इनका नाम है कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह, जो आरा के शाही राजपूत घराने के जमींदार थे। और कुंवर सिंह जो है गोरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते थे। 26 अप्रैल 1858 को इनका डेथ हो जाता है। ठीक है, डाइड। हम दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के संग्रह को क्या कहते हैं जो एक दूसरे से सीमित दूरी के भीतर स्थित होते हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं? इनको क्या कहा जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क, LAN।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी साइट के पते की शुरुआत में आप जो HTTP टाइप करते हैं, इसका अर्थ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। विकल्प बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति नहीं देख पाता है। क्या चीज नहीं देख पाता मायोपिया के अंतर्गत? तो व्यक्ति जो है दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाएगा। विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। और इस बीमारी में जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना पर नहीं बनता है। रेटिना पर नहीं बनेगा इसका प्रतिबिंब, लेकिन उसके आगे बनने लगता है। रेटिना के आगे इसका प्रतिबिंब बनता है। और मायोपिया के निवारण के लिए उपयुक्त जो होता है फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है इसको दूर करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा शुक्रवाहिका। जो वैस डेफरेस होता है नर जनन तंत्र का भाग होता है। ठीक है, ये होता है नर जनन तंत्र का भाग। अगला प्रश्न, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है डैश। इसके द्वारा क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा ईस्ट में ये होता है। इसमें जो बडिंग होता है यानी मुकुलन जो होता है ईस्ट में होता है। एक प्रकार की अलैंगिक जनन क्रिया है। अब इस विधि में शरीर पर एक छोटा सा उभार बाहर की ओर निकलने लगता है जिसको मुकुल या बड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुकुल या बड कहते हैं। और यह धीरे धीरे बड़ा होकर जनक जीव से अलग हो जाता है। और ईस्ट में अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा ही संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा होगा? इसमें से एक से ज्यादा लग रहा है। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है यह ग्रंथि स्राव को लक्ष्य स्थान तक ले जाने के लिए नलिकाएं नहीं होती है, इसलिए नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहा जाता है। और इसे स्रावित पदार्थ जो होते हैं उत्तक द्रव के माध्यम से सीधे रक्त में मुक्त होकर के सारे शरीर में फैलने का काम करते हैं। और इसी पदार्थों को हार्मोन्स भी कहा जाता है। तो ऐसी ग्रंथि में रुधिर वाहिकाएं जो होती है अपेक्षाकृत अधिक हो जाती है। और मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं आप लोग बताइए? तो ये हो जाएगी पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और एक होता है अधिवृक्क होता है। और तीसरा मान लीजिए, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा, एक होता है चौथा, आप लोग लिख लीजिए अधिवृक्क। इसी को कहा जाता है एड्रीनल ग्लैंड कहा जाता है। क्लियर है? और होता है पैराथायरॉयड ग्रंथि, पैराथायरॉयड। ये 4 प्रकार के होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो कौन सा नहीं है? तो ये लैक्रिमल जो है, लैक्रिमल ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग? आप लैक्रिमल या एक से अधिक, आप लोग बताइए। सबसे पहले ये जान लीजिए कि लैक्रिमल ग्रंथि जो होता है आंख के पार्श्व छोर के ऊपर जो कक्षा के भीतर स्थित होता है, लगातार तरल पदार्थ छोड़ता है जो आंख की सतह को साफ और सुरक्षित रखता है, इसलिए इसे चिकना व नम बनाने का काम करता है। और लैक्रिमल स्राव जो होता है सामान्यतः आंसू के रूप में आता है। तो ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में ही मान लिया जाए। तो इसका विकल्प डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, एक से अधिक। ठीक है, लैक्रिमल भी एक तरह से अंतःस्रावी ग्रंथि का रूप होना चाहिए। नहीं तो अगर इसको डिवीजन के आधार पे आप लोग आंसर करोगे तो विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। क्योंकि लैक्रिमल में जो आंसू बाहर आते हैं तो आंसू अंदर से बाहर आते हैं, अंतःस्रावी का ही काम करते हैं। तो विकल्प डी आंसर होगा। अगर जो आपको एग्जाम में इस तरह से दिया जाए तो लैक्रिमल टिक करके आइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्पंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। जो फिलोक्विनोन प्रतिस्पंदक विष को प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में इसका यूज होता है। और इस विटामिन को रुधिर स्राव विरोधी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ये क्या है? एक वसा है। ठीक है, एक वसा है। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रक्त में पाया जाता है और इसका समान स्तर जो होता है 150 mg/dl होता है। क्लियर है? मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है, कितनी होगी? 1 जोड़ा होगी। अगला प्रश्न, जब पानी जम जाता है उसका घनत्व क्या होगा? जब पानी जमेगा तो उसका घनत्व भी कम हो जाएगा। ठीक है, और पानी को ठंडा किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात की जाए, 4 डिग्री सेल्सियस पर बात की जाए तो यह अधिकतम घनत्व तक पहुंच जाता है। और बर्फ की संरचना में मौजूद जो खाली जगह का कारण होता है ये घटने लगता है। और जलीय जीवन के लिए पानी का यह गुण जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो करेक्ट आंसर क्या लगाना है, कम हो जाता है। पानी जमेगा तो घनत्व कम होगा। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? राइट आंसर क्या होगा, मीथेन। ठीक है, मीथेन। जो बायोगैस मीथेन का प्रतिशत जो होता है 50 से लेकर के 65% तक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करने कहा जा रहा है। कौन सा ऑप्शन इसमें रॉन्ग ऑप्शन है? ये हो जाएगा, जो एक्रिलिक होता है इसको कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि यह कपास से तैयार होता है लेकिन रेशम की तरह चमकता है। नहीं, एक्रिलिक जो होता है ना, इसको कृत्रिम ऊन कहा जाता है, कृत्रिम रेशम नहीं, इसको कृत्रिम ऊन कहा जाता है। और इसलिए ये विकल्प जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि गलत कथन बोला जा रहा था। तो रेयन को जो होता है ये कृत्रिम रेशम कहलाता है। कृत्रिम रेशम जो होगा ये क्या कहलाएगा, कृत्रिम रेशम। यहां लिख देता हूं मैं, किसको कहा जाता है, तो रेयन को। रेयन अगर ऑप्शन जो एक्रिलिक ना होकर के यहां पर रेयन होता तो ये कृत्रिम रेशम होता। क्लियर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? सही जवाब इसका हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होगा आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, रासायनिक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? करेक्ट आंसर, यह पहले बढ़ता है फिर घटेगा, पहले बढ़ेगा फिर उसके बाद यह घटने लगता है। और लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, और यह जंग हवा की नमी और ऑक्सीजन के कारण लगता है। और लोहे पर जंग लगने से लोहे का भार क्या होगा, तो भार भी बढ़ जाएगा। पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है परासरण। ठीक है, परासरण की प्रक्रिया में पानी जो है जड़ों में प्रवेश करता है, और जाइलम जो उत्तक की मदद से पत्तियों तक पहुंच जाता है, और पत्तियों के माध्यम से वाष्पित होने का काम करता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को फिर वाष्पोत्सर्जन कहा जाएगा, लेकिन भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसको परासरण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ठीक है, यहां पर देख लीजिए, पहला विकल्प है कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। पहला ही ऑप्शन गलत दिख गया मुझे तो, क्योंकि किसी भी परमाणु के अंदर जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन नाभिक की बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ये चीज क्लियर है। और प्रोटॉन जो होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं। और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है ये नगण्य होता है। क्या होता है, नगण्य होता है। जबकि नाभिक के अंदर जो स्थित न्यूट्रॉन होता है ये उदासीन प्रकृति का होता है। कैसा, उदासीन प्रकृति का होता है। इसलिए स्पष्ट इसमें दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चक्कर लगाते हैं। ये है गलत ऑप्शन, पहला ऑप्शन गलत हो गया। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। अभी मैंने बताया इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है और इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, सही है। परमाणु संख्या, एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन की संख्या, सही है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा क्षेत्र में कार्बन डेटिंग के उपयोगी होते हैं, सही है। चारों ऑप्शन सही था, पहला ही ऑप्शन गलत दिया गया था। अगला है, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर क्या होगा, तो अभिष्ट द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन में क्या, प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दोनों को बराबर करके तब मापा जाता है। तो अभिष्ट द्रव्यमान क्या होगा, 20 प्लस 18, ये 38 हो जाएगा। विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? राइट आंसर हो जाएगा वातावरणीय अपवर्तन के कारण। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इस वैज्ञानिक का क्या नाम है? राइट आंसर बताइए, आइंस्टीन। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के अनुसार यदि किसी वस्तु में कुछ द्रव्यमान है तो उसके तुल्य एक ऊर्जा होगी, और उसमें यदि कुछ ऊर्जा है तो उसके अलग तुल्य द्रव्यमान होगा। इसका फॉर्मूला क्या था, E बराबर mc², ये ही फॉर्मूला दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बोर्ड काला लगता है क्योंकि यह, क्योंकि किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता, इसलिए यह उसके तल जो होते हैं तल द्वारा सभी रंग को अवशोषित कर लेता है और किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करता, इसलिए काला दिखता है। चलिए, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर तेज मोड़ लेती है, बस में बैठे यात्री क्या होंगे? करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा, इसका हो जाएगा विकल्प सी, बाईं ओर झुकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतर आणविक बल को क्या कहा जाता है?
डैश बल कौन सा बल होगा इसमें से? करेक्ट आंसर इसको कहा जाएगा जिसको कोहेसिव फोर्स या संसंजक बल। ठीक है, संसंजक बल। और एक ही पदार्थ के अणु के बीच लगने वाले जो अंतराण्विक आकर्षण बल को संसंजक बल कहा जाता है, और भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाले अंतराण्विक बल को आकर्षण बल को आसंजक बल कहा जाएगा फिर। ठीक है, इसके विपरीत जो आएगा तो आसंजक बल यानी एडहेसिव फोर्स। अगला प्रश्न, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है, बताइए। तो आप लोग एक चीज कमेंट कर रहे थे, पहले इसका आंसर जान लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। विकल्प ए राइट आंसर हो गया। बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इसका पीडीएफ हमको कैसे प्रोवाइड किया जाए। आज 10वां टेस्ट है इसका, टेस्ट नंबर 10। तो आप लोग को पीडीएफ अगर लेना है तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल से लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेलीग्राम चैनल का नाम, परीक्षा वाटिका। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे परीक्षा वाटिका, तो वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। या अगर आप व्हाट्सएप पर लेना चाहते हैं, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप करके जिस भी पीडीएफ की डिमांड कर रहे हो वो पीडीएफ का नाम और एग्जाम का नाम लिख देना है और अपना नाम लिख देना है। आपको पीडीएफ इस व्हाट्सएप नंबर पर भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, परीक्षा वाटिका पर। ठीक है, दोनों जगह यह पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है कितनी? 1 जुलाई से 30 जून तक। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? यह हुआ था सन 1950 में, समवर्ती सूची की एक प्रविष्टि के अंतर्गत आर्थिक और सामाजिक योजना के आधार पर हुआ था। 1950 में एक संकल्प लिया गया और योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? कौन सा ईयर यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है? तो यह हो जाएगा 1966 से 1971 के बीच। ठीक है, क्योंकि 66 से 69 के बीच 3 वार्षिक योजनाएं चली थी और चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक चली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? सही जवाब क्या होगा? यह हो जाएगा फ्री फ्लोट। जो विनिमय दर यानी मैनेज्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। चलिए आगे के प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। यदि वर्ष 2015-16 को सकल घरेलू उत्पाद का निहित मूल्य ज्ञात करने हेतु आधार वर्ष मान लिया जाए तो निम्न में से कौन से वित्त वर्ष का अपस्फीति कारक मान 100 है? 100 होगा। कौन सा होगा ये? तो यहां पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए चालू मूल्य पर प्रदर्शित जीडीपी जो होता है ना, जीडीपी, इसको स्थिर मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है और अस्फीतिक प्रभाव जो होता है समाप्त किया जा सकता है, ये पता है आपको। और जिस सूत्र के द्वारा ऐसा किया जाता है उसको अपस्फीतक यानी डिफ्लेटर कहा जाता है। क्या चीज? डिफ्लेटर, डिफ्लेटर कहा जाता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? मौद्रिक या चालू मूल्य पर जीडीपी बटे वास्तविक या स्थिर मूल्य पर जीडीपी इंटू 100, ये होता है जीडीपी डिफ्लेटर होता है। तो अपस्फीतिक एक मूल्य सूचकांक है जो मूल्य परिवर्तन के कारण जीडीपी के मौद्रिक मूल्य में होने वाले परिवर्तन को ठीक करने के लिए यूज में लाया जाता है। और जीडीपी अपस्फीतक का एक विशिष्ट आधार वर्ष के संबंध में कहा जाए तो मुद्रास्फीति या अपस्फीति का मापक है यह। और आधार वर्ष का जीडीपी अपस्फीतक जो होता है स्वयं 100 के बराबर होता है, इक्वल टू 100। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना 2015-16 का अपस्फीतक मान भी 100 होगा, इसलिए यहाँ पर कोई भी ऑप्शन जो है सही नहीं दिया गया है। 15-16 क्लियर है? तो इसमें जो है राइट आंसर क्या होगा? विकल्प ई हो जाएगा। सरकारी ई बाजार का वर्ष 2020-21 के केंद्रीय बजट में क्रय बिक्री की प्रस्तावित मात्रा क्या होगी? 3 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने भारत में वित्त मंत्री के तौर पर सबसे लंबे समय काल के लिए कार्य किया? ये कौन थे? इनका नाम है पी चिदम्बरम। ठीक है, पी चिदम्बरम। और वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने 1996 से लेकर 98 तक, उसके बाद फिर 2004 से लेकर के 8 तक, फिर 2012 से लेकर के 14 तक, कुल मिलाकर लगभग 8 वर्ष तक इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? कौन सा कार्य होगा? ये होगा सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव, विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल डैश है? केवल क्या है? ये हो जाएगा प्रशासनिक प्राधिकारी।
विकल्प डी सही जवाब है। और ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करने का काम है इसका बस। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की, किसकी? तो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश किया था 1977 ईस्वी में। एक आवेदन में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की और बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना का सुझाव दिया था। क्लियर है? चलिए आगे के प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, यह होता है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा और आर्टिकल 93 में यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? किसी सदन का सदस्य रहते हुए बिना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये बी हो जाएगा, 6 महीने तक। ठीक है, एक हाल ही में एक बिल आया है कि कोई भी मंत्री अगर जो मान के चलिए जेल में रहता है, उस पर मुकदमा चलाया जा रहा है, तो 30 दिन के भीतर उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, नहीं तो उसका पद रिक्त माना जाएगा। ये करंट का न्यूज है। अगला प्रश्न है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए, ये होना चाहिए 6 महीने का। ये आर्टिकल 85 में बताया गया, आर्टिकल 85 में। क्लियर है? इसको मिटा देता हूं, 30 आप लोग गलत समझिएगा यहाँ पे कुछ। भारतीय संसद का निर्माण किन किन अंगों से होता है, पता है आपको? ये होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, संसद के 3 अंग, संसद के 3 अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? करेक्ट आंसर लोकसभा के प्रति। संसद की किस समिति ने अपने कार्यकाल के 100 वर्ष पूरे किए? करेक्ट आंसर लोक सेवा समिति। 100 वर्ष पूरे हो गए। इस समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था और पहली बार यह अस्तित्व में आया था 1921 ईस्वी में, तो 100 साल इसके पूरे हो गए थे। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा? राइट आंसर हो जाएगा इसका विकल्प ए, के.एम. मुंशी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? सही जवाब विकल्प सी 1956 में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? विकल्प सी हो जाएगा, सभी के लिए शिक्षा। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है आर्टिकल 21 क्लॉज ए में, आर्टिकल 21 क्लॉज ए में यह बताया गया है। और संविधान की प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को स्थापित कब किया गया था, अंगीकृत कब किया गया था? डेट था 26 नवंबर 1949। ठीक है, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी का दिन था और संवत था 2006 विक्रम संवत। ठीक है, विक्रम संवत। ये प्रस्तावना आप लोग स्कूल के प्रार्थना में पढ़ते होंगे, याद होगा। नहीं तो ये चीज जो कई संशोधन भी हुए, 42वां 44वां संविधान संशोधन आप सभी को पता होगा, उससे संबंधित प्रश्न लगभग आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस अम्ल वर्षा का कारक है? ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। और वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? 5.6 से कम हो जाता है, उसको क्या कहा जाता है? अम्ल वर्षा कहा जाएगा। जिस वर्षा का पीएच मान 5.6 से कम होगा अम्ल वर्षा होगा। चलिए, कई वर्ष बाद मार्च 2009 में जावन जाति के गैंडे नीचे दिए गए किस देश में पाए जाते हैं? विकल्प देखते हैं। जावन गैंडा जो है, जिसको सुंडा गैंडा भी कहा जाता है, क्या चीज? इसको सुंडा गैंडा भी कहा जाता है, जावन गैंडा को। और यह कम सिंग वाले गैंडे के रूप में भी जाना जाता है। तो यह वर्तमान में इंडोनेशिया के जावा के पश्चिम तट में पाया जाता है। तो विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा, इंडोनेशिया। चलिए अगला प्रश्न है, समुद्र के हरित पौधे मछलियों के श्वसन हेतु लाभप्रद होता है क्योंकि, क्यों लाभप्रद होता है? क्योंकि वे ऑक्सीजन उत्सर्जित करने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहा जाता है? इसको क्या कहा जाएगा? आहार जाल कहा जाएगा, फूड चेन कहा जाता है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। सही जवाब बताइए क्या होगा? 1%। ठीक है, ग्रहण करते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली?
कौन थे ये? सुंदरलाल बहुगुणा, जो पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था, और इसका आरंभ जो हुआ था 1975 ईस्वी में, कहां पे हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक होगी? कर्नाटक का। जो कर्नाटक का ग्रामीण जनसंख्या था 3.74 करोड़ था, ठीक, और 2.36 करोड़ था ये शहरी था, ठीक है, ये रूरल, ये अर्बन। क्लियर? 2011 की जनगणना के आधार पर बिहार भारत का डैश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था। सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी, तीसरा जनसंख्या वाला राज्य था बिहार। और क्या कहते हैं, जहां पर 1106 व्यक्ति जो है पर वर्ग किलोमीटर यहां पर पाया गया था 11 की जनगणना में। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रदेश में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या की 25% से अधिक है? करेक्ट आंसर होगा विकल्प बी, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की छत स्थित है कहाँ? हिमालय में, ठीक है। और जो पामीर मध्य एशिया में स्थित एक पठार है, पर्वत श्रृंखला है, जिसकी रचना पहाड़ हिमालय, तियान शान और काराकोरम, कुनलुन दर्रा और हिंदू कुश श्रृंखलाओं के मिला करके हुआ है। जो पामीर जो है विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, पामीर का पठार 5000 मीटर ऊंचा। क्लियर है? किसका? पामीर का पठार 5000 मीटर ऊंचा है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है? कॉफी बंदरगाह के नाम से कौन जाना जाएगा? तो ये है सेंटोस बंदरगाह, विकल्प बी, जो ब्राजील के सेंटोस में, कहां पर? ब्राजील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रंश स्कार्प होता है। भ्रंश स्कार्प क्या होता है? विवर्तनिक विस्थापन से बनता है और ये एक समतल या रैखिक क्षेत्र होता है, ठीक है, समतल या रैखिक क्षेत्र होता है जहां समतल के एक तरफ की चट्टाने दूसरी तरफ चट्टाने में खिसक जाती है और आमतौर पर यह भूकंप से जुड़ी होती है। इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा? विकल्प सी होता है, विवर्तनिक होता है, विवर्तन से संबंधित है, इसलिए विकल्प सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुद्भिद निम्नलिखित में से किस वन में पाए जाते हैं? राइट आंसर हो जाएगा मरुस्थलीय वन में। अगला प्रश्न, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? यह हो जाएगा होन्शु द्वीप। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। होन्शु द्वीप जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा द्वीप है, 7th प्लेस में आता है वर्ल्ड में होन्शु द्वीप का स्थान। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस स्थान का भाग है? राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क का भाग है, जो एक स्वायत्त देश है और आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच कनाडा के उत्तर पूर्व में स्थित है। और ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, सबसे बड़ा द्वीप क्या? ग्रीनलैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है? करेक्ट आंसर होगा जापान। भारत में निम्न में से किस तेल शोधन कारखाने की स्थापना रोमानिया के सहयोग से की गई? यह था हल्दिया, ठीक है, कौन सा? हल्दिया। एक्चुअली सॉरी, ये गुवाहाटी वाला था, हल्दिया वाला नहीं था। कहां था? गुवाहाटी का था, गुवाहाटी का क्षेत्र था, जो भारत के पूर्वी हिस्से गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के पास है। गुवाहाटी रिफाइनरी, इंडियन ऑयल, और देश की पहली सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरी होने के साथ 1962 से 1962 से तेल शोधन का कार्य कर रही है, ठीक है। एक्सट्रीमली सॉरी, ये गुवाहाटी होगा। अगला प्रश्न, जब मृदा अतिक्षारीय हो जाता है तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते, तब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए? बेरिजिक कार्बनिक पदार्थ को मिला देना चाहिए। और मिट्टी का अम्लीय और क्षारीय गुण उसमें मौजूद तत्वों के कारण होता है। और यदि मिट्टी में हाइड्रोजन आयन की संख्या अधिक है तो मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होगी, और मिट्टी में पोटेशियम और सोडियम की मात्रा अधिकता होगी तो मिट्टी क्षारीय होगी, ठीक है। हाइड्रोजन की मात्रा ज्यादा होगी तो कैसी होगी? यह अम्लीय प्रकृति की होगी, ठीक। और पोटेशियम और सोडियम, ठीक है, सोडियम आयन की मात्रा अधिक होगी तो यह मिट्टी कैसी होगी? क्षारीय होगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन जलोढ़ मिट्टियों का क्षेत्र जो बारिंद का मैदान है, कहां का? बारिंद का मैदान है, यह स्थित है कहां पर? राइट आंसर हो जाएगा कोसी, महानंदा और संकोच नदी के मध्य। करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? करेवा की खेती बहुत प्रसिद्ध है, यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न था ये केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और कश्मीरी भाषा में करेवा का शाब्दिक अर्थ होता है उन्नत टेबल लैंड।
उन्नत टेबल लैंड, ठीक है। और करेबाज मृदा में ना समतल शीर्ष वाले टीले होते हैं जो कश्मीरी घाटी के चारों तरफ से घिरे हुए हैं। करेबा के निक्षेप में रेत होता है, गाद होता है, मिट्टी होता है, रोला वाला मिट्टी होता है, ये सभी पाया जाता है। और ये घाटी कृषि और बागवानी फसल के लिए काफी लोकप्रिय है। क्लियर है। अगला प्रश्न, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा जियोसिनक्लाइन के रूप में। विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो भू अभिनति या भूसन्नति के रूप में वर्णित किया गया जियोसिनक्लाइन। और भूसन्नति जो होता है पृथ्वी के भूपटल पर पाए जाने वाली लंबी संकरी गर्त होती है जिसमें दीर्घकाल तक अवसाद जमा होने से मैदान या वलित पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, ये जमा हो जाएगा तो इसी से वलित पर्वत का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 78, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा मध्य गंगा मैदान में सम्मिलित है। और पूर्वी बिहार का जो ये क्षेत्र होता है इसको 3 भाग में बांटा गया है। कितने? 3 भाग में। पहला भाग जो है ऊपरी गंगा का मैदान है, ठीक। दूसरा है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा जो है निम्न गंगा का मैदान क्षेत्र है। ठीक है, ये 3 तरह के हैं मैदान। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, विंध्याचल श्रेणी इसके मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करता है। और इसका विस्तार जो है गुजरात से लेकर के गुजरात टू एमपी मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार और छत्तीसगढ़ में भी इसका कुछ भाग पाया जाता है। गुजरात का जो जोबट हिल है, जोबट हिल इसी का उदाहरण है, इसी से संबंधित है। और बिहार में कैमूर हिल, कैमूर की पहाड़ी जो है ये विंध्याचल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, ये हो जाएगा आर्य समाज। इनका जन्म कब हुआ था बताइए? 1824 में हुआ था दयानंद सरस्वती का जन्म। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। कहां पर? बॉम्बे में। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक, इनका नाम बताइए आप लोग, क्या होगा? ये कौन थे? राजाराम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई थी? 1815 में। और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया गया था। और आर्य समाज की स्थापना इन्होंने 1875 में किया था। क्लियर है। रामकृष्ण मिशन इनके द्वारा ही 1897 में लाया गया था। 4 फैक्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। पहला 1815 आत्मीय सभा, दूसरा 1828 ब्रह्म सभा, तीसरा आर्य समाज 1875, फिर रामकृष्ण मिशन 1897। नोट आउट आप लोग कर लीजिए, मेरे पास जगह नहीं था, नहीं लिख पाए, ईयर लिख दिया, बता दिया मैंने। नीचे दिए गए विकल्प में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। चलिए यहां पर देख लेते हैं। द हिंदू सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा लिखा गया था। द हिंदू पहला है, सुब्रमण्यम अय्यर। तो सुब्रमण्यम अय्यर का 2 ऑप्शन आता है, ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही क्लियर हो गया, इसमें कोई नाम नहीं है। ठीक, इस दोनों में से कोई एक होगा। तो द हिंदू हो गया सुब्रमण्यम अय्यर। उसके बाद केसरी, दूसरा है केसरी। केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक। ठीक, तो बाल गंगाधर तिलक इसमें भी है, ये पहला हो गया। दूसरा बाल गंगाधर तिलक, इसमें भी है दूसरा बाल गंगाधर तिलक, पहला सुब्रमण्यम अय्यर। और उस तीसरा है बंगाली। बंगाली के संपादक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी तीसरे में है। और तीसरे में यहाँ पर दिया गया गंगा प्रसाद वर्मा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, बचा ऑप्शन डी। गंगा प्रसाद वर्मा जो है हिंदुस्तानी के संपादक थे, चौथा। और 5वां गोपाल कृष्ण गोखले जो सुधारक थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया विकल्प डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। ये सारे ऑप्शन गलत दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका क्या नाम था? अभी बताया था थोड़ा देर पहले भी, इसका नाम था हुंकार नामक पत्रिका, विकल्प बी। नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा? यह लिखा गया था रहमत अली के द्वारा 1933 में, 1933 में लिखा था। और इसी पैम्फलेट में उन्होंने पाकिस्तान शब्द का पहली बार जिक्र किया था। पाकिस्तान का जिक्र इसी पैम्फलेट में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पील आयोग।
जगदीशपुर के राजा कौन थे? इनका नाम था, जगदीशपुर के राजा का नाम बताइए आप लोग, क्या नाम था? कुंवर सिंह, जो जगदीशपुर यानी आरा के राजा थे, आरा या जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र कहां था? इसका केंद्र था जगदीशपुर में। 11 मई 1857 के मेरठ से आई सिपाही का एक दस्ता यमुना पार कर दिल्ली पहुंचा और कंपनी के राजनीतिक एजेंट जो साइमन फ्रेजर था, साइमन फ्रेजर, इसके समेत सैकड़ों अंग्रेज जो है इस अभियान में मारे गए और इस तरह सत्ता केंद्र और प्रतीक के रूप में दिल्ली पर कब्जे के साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। और ये विद्रोह कहां से हुआ था? कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, जगदीशपुर और झांसी। ये तो एकदम कंठस्थ होना चाहिए, एक सांस में आप बोल पाए। 1857 का विद्रोह जो है बीपीएससी को पसंद है, बिल्कुल। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? करेक्ट आंसर क्या होगा? विकल्प बी, लॉर्ड लिटन। चलिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसकी स्थापना किया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, क्लाइव को माना जाता है। और इसकी स्थापना का मार्ग जो है 1757 ईस्वी में क्लाइव का नेतृत्व में जो लड़ा गया प्लासी का युद्ध है, प्लासी का युद्ध यहीं से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था 1760 में। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बताइए आप लोग, बहमनी राज्य का संस्थापक, इसका क्या नाम था? तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह था, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का पूरा नाम था इसका। और 1347 ईस्वी में इसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की ये कहानी है और गुलबर्गो को अपना राजधानी बनाया था। बाद में उसका नाम अहसानाबाद रखा और इसका प्रतिद्वंदी राज्य कौन सा था? विजयनगर था। विजयनगर साम्राज्य उस समय का इसका दुश्मन राज्य था। अगला प्रश्न है, दक्षिणी चित्रकला का विकास कहां से हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा, ये हुआ था बीजापुर गोलकुंडा क्षेत्र से। और दक्कन चित्रकला शैली का प्रधान केंद्र भी बीजापुर था, क्योंकि इसका विस्तार जो गोलकुंडा और अहमदनगर राज्य में भी था। जो रागमाला के चित्र का चित्रांकन जो है ना, दक्कन चित्रकला शैली के विशेष रूप में किया गया। और दक्कन चित्रकला शैली के महान संरक्षण जो है अली आदिल शाह था। कौन? अली आदिल शाह, ठीक है, अली आदिल शाह था। और रागमाला चित्रकला फेमस है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर के साम्राज्य के 300 बंदरगाह होने और विभिन्न क्षेत्रों के साथ वाणिज्यिक संपर्क स्थापित करने के बारे में किसने बयान दिया? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प डी, अब्दुल रज्जाक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्राचीनतम सिक्के हैं, ये सिक्के किस प्रकार के? प्राचीनतम सिक्के भारत के ये हो जाएंगे आहत सिक्के। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा एक गणतंत्र था? करेक्ट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मल्ल, मल्ल का गणतंत्र था। ठीक। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? बताइए आप लोग, ये कौन सी थी? विकल्प सी सही जवाब है, राजगृह या गृहव्रज हुआ करता था। और 16 महाजनपद थे उस समय। अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? हर्यक वंश। इसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार का पुत्र। यह जो संस्थापक था बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, हर्यक वंश का संस्थापक। नेक्स्ट, मेगास्थनीत दूत था किसका? तो यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। क्लियर है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? जो अशोक का धम्म है, राजा के प्रति वफादारी, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहिष्णुता और शांति और अहिंसा के विचार परिलक्षित होते हैं इसमें। और इतिहास में अशोक की प्रसिद्धि का कारण उसका धम्म को माना जाता है, जिसको अशोक ने अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में इसको वर्णित करने का काम किया है। और 7वें स्तंभ लेख में इस प्रकार वर्णित किया है कि धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति अच्छे व्यवहार में उदारता लाना, दया दान सुचिता को अपनाना, ये अशोक का धम्म कहता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? ये यहाँ जो है कोई भी नहीं दिया गया, राइट आंसर विकल्प ई हो जाएगा। सारे है ना, बड़ों का सम्मान सारे हो जाएंगे, एक से अधिक होगा, एक्सट्रीमली सॉरी। आखिरी प्रश्न है यहाँ पर, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये चेदी वंश या महामेघ वंश का उदय हुआ था इसके साथ। ये सारे ऑप्शन हो जाएंगे सही। ठीक है, विकल्प बी, एक से अधिक हो जाएगा इसका भी आंसर। ठीक है, सभी 100 प्रश्नों को हमने कर लिया। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिएगा आप लोग वीडियो को।